चाहे श्वसन किसी भी विधि से हो, वायु श्वसन की। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय क्लास। पिछले वीडियो में आपको जैव प्रक्रम के अंदर पहला प्रक्रम आपको बताया गया जिसका नाम था पोषण। आज उसके अंतर्गत सेकेंड यानी दूसरा जैव प्रक्रम जो है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। दूसरा जैव प्रक्रम है श्वसन या रिस्पायरेशन। श्वसन किसे कहते हैं या रिस्पायरेशन कहते हैं, किसे कहते हैं, इसको पहले देखिए। श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया है जिसके अंतर्गत कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। संक्षेप में यदि इसको कहा जाए तो शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत का विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। तो इस संक्षेप में इसकी परिभाषा है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वसन में विसरण की क्या भूमिका है। यह एक क्वेश्चन है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों के लिए विसरण क्यों पर्याप्त नहीं है। जो निम्न कोट के एक कोशिकीय जीव और निम्न कोट के जो जीव है जैसे पोरीफेरन्स हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, इनकी पूरी शरीर जो होती है वातावरण के संपर्क में होती है और इनकी पूरी शरीर गैसों का आदान प्रदान करती है। लेकिन जो जटिलतम बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनकी पूरी कोशिकाएं जो होती हैं वातावरण के संपर्क में नहीं होती है। इसलिए जो बहुकोशिकीय जटिलतम जीव होते हैं उनके अंदर गैसों के आदान प्रदान के लिए विसरण पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि शरीर की सारी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वह है श्वसन के प्रकार। टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। इसको समझने के लिए एक चार्ट है, इसको पहले ध्यान दीजिए, इसको देखिए। ग्लूकोज का विखंडन इसमें होता है।
देखिए, पोषण के अंतर्गत आहार नाल के अंदर भोज्य पदार्थों का पाचन होता है। पाचन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। ये अवशोषित पदार्थ रुधिर के माध्यम से शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। कोशिकाएं इनको आवश्यकता अनुसार ग्रहण करती हैं। कोशिकाएं इन पोषक पदार्थों को शरीर के अंदर चलने वाले विभिन्न जैविक प्रक्रमों में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। यानी इन पोषक पदार्थों का उपयोग जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए इनका विघटन किया जाता है। तो जीवधारियों के अंदर पोषक पदार्थों का विघटन निम्न 3 तरीके से होता है। जितने जीवधारी हैं इनमें ऊर्जा हेतु पोषक पदार्थों का विघटन निम्न 3 तरीके से होता है। कुछ जीवधारी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन करते हैं। यह इनका अपूर्ण विघटन होता है, यानी ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है। और इस अपूर्ण विघटन में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। चूंकि यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। कुछ जीव जो होते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन करते हैं और इस पूर्ण विघटन में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसको वायु श्वसन कहते हैं क्योंकि यह वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है। कुछ जीवधारी ऐसे हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की कमी में ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी ग्लूकोज का विघटन होता है। इसमें लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यह क्रिया शरीर के अंदर पेशियों में होती है। यहां पर इसका चित्र दिखाया गया है। चाहे किसी भी तरीके से इन पोषक पदार्थों का विघटन हो, उनकी प्रारंभिक प्रक्रिया दोनों में सेम होती है, चाहे वायु श्वसन हो चाहे अवायु श्वसन हो। दोनों के अंदर जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है वह एक समान होती है। इस प्रारंभिक प्रक्रिया में ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन अणुओं की श्रृंखला वाला यौगिक है, इसका विघटन होता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव के अंदर चलती है। इस के अंतर्गत ग्लूकोज का विघटन होता है और एक 3 कार्बन परमाणु की श्रृंखला वाला यौगिक पायरुवेट या पायरुविक अम्ल बनता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव के अंदर संपन्न होती है। तो चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, दोनों प्रक्रियाओं में यह प्रक्रिया समान होती है, इन दोनों प्रक्रियाओं में चलती है। अब जो पायरुविक एसिड होता है या पायरुवेट होता है, इसका आगे का विघटन इन 3 तरीकों से होता है। ऑक्सीजन की यदि अनुपस्थिति में होता है, जैसे ईस्ट में, ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट का विघटन एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है और कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। एथेनॉल एक 2 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला वाला यौगिक है। यह प्रक्रिया ईस्ट में होती है और इसका दूसरा नाम कीटोन या फर्मेंटेशन भी है। इसको कीटोन या फर्मेंटेशन भी कहते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया है, जंतुओं के शरीर के अंदर जो पेशियां होती हैं, उनमें जब पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उस दौरान उनको कार्य करना पड़ता है, उस दौरान ऑक्सीजन की जब कमी रहती है, उस दौरान पेशियों के अंदर जो पायरिक एसिड बनता है या पायरुवेट बनता है, उसका अपूर्ण विघटन होता है। फलस्वरूप लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला वाला यौगिक है। किसी भी कारणवश पेशियों में लैक्टिक एसिड का बनना क्रांच कहलाता है। तीसरा जो प्रक्रिया है जिसके अंदर पायरुवेट का विघटन होता है, वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह पायरुविक एसिड या पायरुवेट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका पूर्ण विघटन होता है और इस पूर्ण विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है और पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। तो सामान्य तौर पर हम
श्वसन को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला अवायवीय श्वसन और दूसरा है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन को इनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और वायवीय श्वसन को एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इनका दूसरा नाम भी है। अवायवीय श्वसन को अनाक्सी श्वसन भी कहते हैं और वायवीय श्वसन को आक्सी श्वसन भी कहा जाता है। तो इनके दोनों अल्टरनेटिव नेम है। अवायवीय श्वसन को अनाक्सी श्वसन कहते हैं। चूंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह होता है इसलिए इसको अनाक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन चूंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसलिए इसको आक्सी श्वसन कहा जाता है। तो ये दोनों ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विघटन और ऑक्सीजन की कमी में पाइरूवेट का विघटन, ये दोनों वास्तव में एक प्रकार का यह अनाक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का जो विघटन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रियम है, इसको माइटोकॉन्ड्रियम होता है, इसको हम आक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। कभी कभी आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर पूछा जाता है परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षा में इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। तो बेसिक डिफरेंस आप याद कर लीजिए। आक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, पहला अंतर है। और अनाक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती है। दोनों में यह पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, ऑक्सी श्वसन के अंदर ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन के अंतर्गत ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन होता है। तीसरा अंतर, ऑक्सी श्वसन के अंदर अधिक मात्रा में यानी कि 36 एटीपी ऊर्जा जो होती है वह मुक्त होती है, जबकि अवायवीय या अनाक्सी श्वसन में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, लगभग 2 एटीपी ऊर्जा जो होती है वह मुक्त होती है। तो बेसिक 3 अंतर है। पहला फिर आपको बता दिया, पहला ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरा, ऑक्सी श्वसन के अंदर ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है, जबकि अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन नहीं होता है। ऑक्सी श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा यानी लगभग 36 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि अनाक्सी श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा यानी लगभग 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। इनका अंतिम उत्पाद भी आप चौथे पॉइंट में लिख सकते हैं। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के पूर्ण विघटन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, जबकि अवायवीय या अनाक्सी श्वसन के अंतर्गत ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन से एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो 4 बेसिक डिफरेंस हैं। कभी कभी इसमें एटीपी का महत्व भी पूछता है। एटीपी क्या है और एटीपी का महत्व क्या है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। एटीपी को उपापचय जगत का सिक्का भी कहते हैं। एटीपी को उपापचय जगत का सिक्का कहा जाता है, क्योंकि
श्वसन के दौरान, चाहे आपसी श्वसन हो चाहे अनाक्षी श्वसन हो, इसके दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह एटीपी के अंदर ही संचित रहती है। इसका संचय होता है, तो इसको देख लीजिए एक अणु होता है एडीपी, इसका पूरा नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फास्फेट ग्रुप जो होता है जुड़ता है। श्वसन के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी एडीपी से एक फास्फेट मूलक को जोड़ देती है। इस ऊर्जा का उपयोग इस एडीपी से एक फास्फेट मूलक के जोड़ने में होता है और यह फास्फेट मूलक इस एडीपी से एक उच्च ऊर्जा युक्त बंध के द्वारा जुड़ जाता है और यह जो होता है एटीपी में परिवर्तित हो जाता है। अब कोशिकाओं के अंदर जहां भी जैविक प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह एटीपी जो होता है टूटता है, यानी इस एटीपी के अंदर उच्च ऊर्जा युक्त जो बंध बना होता है, यह उच्च ऊर्जा युक्त बंध टूट जाता है और यह एडीपी में बदल जाता है और जो फास्फेट मूलक होता है वह अलग हो जाता है और इसके बढ़ते समय पहले चरण जब फास्फेट मूलक जुड़ा था इससे, तो जो ऊर्जा इसमें यूज हुई थी वह ऊर्जा जो होती है यह रिलीज हो जाती है, यह ऊर्जा निकल जाती है और यह ऊर्जा जैविक प्रक्रियाओं को चलाने में खर्च हो जाती है। तो इस एक अणु से जो हाई एनर्जी बॉन्ड जो होता है जब टूटता है, एटीपी से एक फास्फेट मूलक जब टूटता है, इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह लगभग 30.5 किलो जूल पर 30.5 किलो जूल पर मोल होती है, यानी एक एटीपी अणु के विघटन से लगभग 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, जो जैविक प्रक्रिया को चलाने में या जैविक प्रक्रिया में यूज होती है। हट जाए। तो इस तरह से एटीपी को हम उपापचय जगत का सिक्का कहते हैं, क्योंकि यह एटीपी और एडीपी ऊर्जा को रिसीव करके एटीपी में बदल जाता है और जहां शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह एटीपी ऊर्जा को डोनेट करके एडीपी में बदल जाता है। इस तरह से एटीपी और एडीपी में परिवर्तन होता रहता है और ऊर्जा जैविक प्रक्रियाओं के लिए प्राप्त होती रहती है। इसलिए एटीपी को उपापचय जगत का सिक्का कहा जाता है। इसके बाद चाहे श्वसन किसी भी विधि से हो, वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो जो वायवीय जीवधारी होते हैं जिनके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वह वातावरण से ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। जो जलीय जीवधारी होते हैं वह जल के अंदर रहते हैं और जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही प्राप्त करते हैं, यानी उनके लिए ऑक्सीजन का स्रोत जल होता है। और जो स्थलीय जीवधारी होते हैं वह वातावरण में जो ऑक्सीजन उपलब्ध होती है उसको प्राप्त करते हैं, वायुमंडल में उपलब्ध ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है जल की अपेक्षा। तो जो जलीय जीवधारी होते हैं, जल में ऑक्सीजन को, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको प्राप्त करने के लिए उसमें विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। आपने मछली को देखा होगा, जल में तैरती हुई मछली को देखा होगा, मछली अपना मुंह खोलती है बंद करती है, यानी बार बार मुंह खोलती है और बंद करती है। उसी दौरान उनके जो गलफड़े होते हैं वह भी खुलते हैं और बंद करते हैं। इसमें होता क्या है कि मछली मुंह से जल को लेती है और जल की धारा को गलफड़ों से बाहर निकालती है। गलफड़ों के अंदर एक श्वसनांग होता है, उसको क्लोम कहते हैं। उस क्लोम से होकर
जल जो होता है बाहर निकलता है और जल में घुली हुई ऑक्सीजन उस क्लोम के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। तो इस तरह से जलीय जीवधारी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। जलीय जीवधारियों के अंदर जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है वह कम मात्रा में होती है, अतः अपने अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए इनमें तीव्र गति से सांस लेना पड़ता है, इनकी श्वसन दर जो होती है वह तीव्र होती है। वहीं जो स्थलीय जीवधारी होते हैं इनमें ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए, यानी गैसों के आदान प्रदान के लिए अलग अलग जो स्थलीय जंतु होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार की संरचनाएं होती हैं। अधिकांशतः जीवधारियों के अंदर फुफ्फुस या फेफड़े पाए जाते हैं। इन फेफड़ों के अंदर वायुमंडल की गैस ग्रहण की जाती है और उसमें से ऑक्सीजन रुधिर में चली जाती है, यानी शरीर के अंदर चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है फेफड़े में आकर भर जाती है और फेफड़े से फिर बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से स्थलीय जंतुओं में ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए भी गैसों के आदान प्रदान के लिए एक विशेष प्रकार के तंत्र का विकास होता है जिसको श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र के अंदर एक जोड़ी फेफड़े होते हैं जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। फेफड़े के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है और गैसों के आदान प्रदान के लिए फेफड़े जो होते हैं विशिष्टीकृत होते हैं। उनकी अभिकल्पना इस प्रकार की होती है कि शरीर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। इसको जानने के लिए पहले जीवधारियों के अंदर, यानी जो स्थलीय जीवधारी होते हैं उनमें श्वसन तंत्र की संरचना क्या होती है उसको देखिए।
देखिए यहाँ पर मनुष्य के श्वसन तंत्र का चित्र है, आपको बताया गया है। मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंतर्गत प्रमुख श्वसन अंग एक जोड़ी फेफड़े होते हैं जो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। नासिका के नीचे दो छिद्र होते हैं जिसको नासाद्वार कहते हैं। इस नासाद्वार के द्वारा वायु अंदर की तरफ अंदर यानी श्वसन तंत्र में प्रवेश करती है। नासाद्वार के अंदर यहाँ पर नासागुहा होते हैं। नासागुहा में बाल पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं जो फिल्टर का कार्य करते हैं, छननी का कार्य करते हैं। इससे वायु फिल्टर होकर के अंदर प्रवेश करती है जिसके कारण वायु में धूल या अन्य बड़े कण जो होते हैं इसमें यहीं पर छट जाते हैं। इसके बाद वायु जो होती है एक चक्करदार मार्ग में प्रवेश करती है जिसको नासा मार्ग कहते हैं। पूरे नासा मार्ग के अंदर श्लेष्मिक पदार्थों का स्राव होता है और ये श्लेष्मिक पदार्थ वायु में उपस्थित अन्य जो छोटे कण होते हैं या धूल या गंदगी जो कण होते हैं उनको अपने से चिपका लेते हैं। श्वासा मार्ग आगे की तरफ श्वास नली में बदल जाता है और यह श्वास नली अंदर की तरफ वक्ष गुहा में प्रवेश करती है और वक्ष गुहा में प्रवेश करने के बाद वक्ष गुहा में जाकर के यह दो भागों में बढ़ जाती है। प्रत्येक भाग को श्वसनी कहते हैं और ये श्वसनी अपने अपने तरफ के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। इस श्वास नली पर उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं जो सी के आकार के होते हैं, ये अपूर्ण छल्ले होते हैं और ये उपास्थि के छल्ले होते हैं। यह श्वास नली को रिक्त होने पर पिचकने से रोकते हैं। जब श्वास नली वायु से रिक्त होती है उस दौरान इन उपास्थि के छल्लों की वजह से श्वास नली पिचकती नहीं है। जो श्वसनी होती है यह अपने अपने तरफ के फेफड़े में पहुंचने के बाद अनेक शाखाओं में यह विभाजित होती चली जाती है। यानी यह श्वसन मार्ग जो होता है, श्वसन मार्ग जो होता है अनेक पतले पतले शाखाओं में बढ़ता हुआ चला जाता है और लास्ट में जो शाखा बनती है उसको श्वसनिका कहते हैं। और श्वसनिका जो होती है अंदर पहुंच करके एक गुब्बारे नुमा संरचना में खुल जाती है। इस गुब्बारे नुमा संरचना को कूपिका कहते हैं, एल्वियोली कहा जाता है। इस कूपिका की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसकी जो भित्ति होती है बहुत ही पतली होती है, मुलायम होती है और इसी भित्ति से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इस कूपिका की जो भित्ति होती है वह रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन श्वसन कला का निर्माण करती है। इसके अलावा प्रत्येक कूपिका के चारों तरफ रुधिर केशिकाओं का जाल फैला होता है। इसको आप चित्र में देख सकते हैं। यह कूपिका है, यह इसके चारों तरफ इस तरह से
देखिए जो फेफड़े के अंदर ये श्वसनियाँ होती हैं, अपने अपने फेफड़े की तरफ लास्ट में विभाजित होकर के श्वसनिका में बदलती है, और श्वसनिका जो होती है गुब्बारे जैसी संरचना जिसको कुपिका कहते हैं में जाकर के खुलती है। यह आपका श्वसनिका है जो एक गुब्बारे जैसी संरचना में खुलती है जिसको कुपिका कहते हैं। इस कुपिका के चारों तरफ रुधिर केशिकाओं का जाल फैला होता है, और इन रुधिर केशिकाओं में एक तरफ से शरीर से अशुद्ध रक्त की सप्लाई होती है और दूसरी तरफ शुद्ध रक्त होता है, इससे बाहर निकलता है। आपको पता होगा फेफड़े में शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर यानी हृदय के द्वारा हृदय में पहुंचते हैं, और हृदय जो होता है उस अशुद्ध रुधिर को फेफड़े में पंप करता है। फेफड़े में रुधिर को शुद्ध किया जाता है, यानी रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है और उसमें ऑक्सीजन आकर के मिलती है। इसको गैसों का आदान प्रदान कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। यह क्रिया इन कुपिकाओं के अंदर ही होती है। वायुमंडल से शुद्ध वायु इस कुपिकाओं के अंदर आती है, श्वसन मार्ग से होती हुई जो वायु होती है इन कुपिकाओं के अंदर आती है, और कुपिकाओं में एक निश्चित वायु की मात्रा बनी रहती है जिसको कार्यात्मक अवशेष फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, कार्यात्मक अवशेष वायु कहते हैं। यह हमेशा बनी रहती है और इसी वायु से ऑक्सीजन निकल करके सामान्य विसरण के द्वारा इस रुधिर केशिका के रुधिर में चली जाती है, और रुधिर केशिका के रुधिर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह निकल करके इस कुपिका के अंदर चली जाती है, और कुपिका से अशुद्ध वायु वायुमंडल में चली जाती है। श्वसन के अंदर दो चरण होते हैं। पहला होता है एक्सपायरेशन अंतः श्वसन, और दूसरा होता है पहला होता है इनस्पायरेशन अंतः श्वसन, और दूसरा होता है एक्सपायरेशन उच्च श्वसन। अंतः श्वसन के दौरान यानी इनस्पायरेशन के दौरान जो बाहरी शुद्ध वायु होती है उस श्वसन तंत्र से श्वसन मार्ग से होते हुए फेफड़े के अंदर आकर के भरती है, इसको हम अंतः श्वसन या इनस्पायरेशन कहते हैं। और ठीक उसके बाद फेफड़े से अशुद्ध वायु जो होती है श्वसन मार्ग से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है, इसको उच्च श्वसन या एक्सपायरेशन कहते हैं। इस क्रिया के लिए तीन अंग जिम्मेदार होते हैं। पहला, इस फेफड़े के चारों तरफ पाई जाने वाली पसलियों के बीच विशेष प्रकार की पेशियां होती है वह, और यह डायाफ्राम जो कि सामान्य अवस्था में गुंबद के आकार का होता है। जब इनस्पायरेशन की घटना घटित होती है यानी अंतः श्वसन की जब घटना होती है, अंतः श्वसन की जब क्रिया होती है, उस दौरान जो डायाफ्राम होता है इसकी पेशियां संकुचित होती है और डायाफ्राम चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, जिसके कारण वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है और पसलियां जो होती हैं फैलती हैं। इन दोनों का गतिविधियों की वजह से वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण इसमें दबाव कम हो जाता है, और दबाव कम होने की वजह से वायुमंडल की वायु श्वसन मार्ग से होते हुए इस फेफड़े के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसको अंतः श्वसन या इनस्पायरेशन कहते हैं। ठीक इसके बाद तुरंत इस डायाफ्राम की पेशियों में शिथिलन आता है, जिसके कारण इसका आकार गुंबद के आकार का हो जाता है और पसलियां जो होती हैं अपने वास्तविक स्थान पर चली जाती हैं, जिसके कारण फेफड़े का आयतन घट जाता है। फलस्वरूप फेफड़े पर दबाव बढ़ने लगता है, प्रेशर बढ़ने लगता है, और फेफड़ों में जो अशुद्ध वायु होती है या श्वसन मार्ग से होते हुए बाहर चली जाती है। इसको एक्सपायरेशन या उच्च वसन कहते हैं। तो इस तरह से इन पसलियों के बीच पेशियों और डायाफ्राम के सम्मिलित क्रिया के फलस्वरूप श्वसन की क्रिया चलती रहती है। ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यह क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है।